आप लोग को जो मैंने पीडीएफ भेजा था वो आप लोग ने पढ़ा होगा। स्टमक से, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें उसमें लिखी हुई थी, उसमें कुछ नर्व रिलेटेड बातें लिखी हुई थी, ब्रेन गट एक्सिस की बात करी गई थी। और मैंने बोला था जो रेमेडी हम आज पढ़ने वाले हैं वो रेमेडी इन्हीं सब चीजों से थोड़ा रिलेट करती है। और कैसे रिलेट करती है ये मैं आपको इस रेमेडी को पढ़ाते हुए बताऊंगा। और आज की हमारी रेमेडी का नाम क्या है? इपिकैकुआना, जिसको हम इपिकैक भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है सिफेलिस इपिकैकुआना, जो कि ब्राजीलियन श्रब है, रूबिएसी फैमिली की है। और इसके इस फोटो में आप देख रहे होंगे ये जो रूट है ना, इसी ड्राइड रूट से इसका दवाई का प्रोसेस बनाने का होता है। नॉट इसका वो सीड से नहीं, इसके उससे नहीं, फ्लावर से नहीं, इसके प्लांट के उससे नहीं, पत्तों से नहीं, पर की रूट से, ड्राइड रूट से। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये ड्रग पहली बार डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव करी थी, जो कि रेने अर्जेनमेथलहेरे, जिसको हम कहते हैं मटीरिया मेडिका प्यूरा, पहली बार उसमें प्रूविंग आई थी इपिकैक की। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाउडर्ड बार्क ऑफ द रूट से बनी ये टिंचर पर्कुलेशन के थ्रू। ऑल्दो ह्यूजेस और कई एक दो ऑथर और हैं जो इस प्रोसेस को थोड़ा गलत मानते हैं और अपना एक और प्रोसेस देते हैं। टोटल सिम्टम 236 थे इसके। अगर आप मटीरिया मेडिका प्यूरा की पार्ट 1 वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट दवाई यही है। उस सिम्टम्स में 236 सिम्टम्स में से 146 सिम्टम्स हनीमैन के खुद के थे, जो उन्होंने खुद पे प्रूव किए थे इपिकैकुआना। 46 सिम्टम्स उनके कुछ फेलो ऑब्जर्वर्स थे, जो कि 3 थे, कुछ मैं नहीं कहूंगा, 3 फेलो ऑब्जर्वर्स पे बाकी के 46 सिम्टम्स उन्होंने प्रूव करे थे। और बहुत सारी इन्होंने जो चीजें ली थी वो अदर ऑथर्स से उठाई थी इपिकैकुआना के बारे में। और यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इपिकैक को पढ़ने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है, कि इपिकैक वाज नॉट फाउंडेड बाय अस होम्योपैथ्स। ये जो इपिकैक का हम बेसिक नोजिया वॉमिटिंग पढ़ते हैं, इट इज वेल बिफोर होम्योपैथी, बहुत पहले से ये चलता चला आ रहा है। इसी वजह से 41 सिम्टम्स जो हनीमैन ने उठाए हैं, अपनी मटीरिया मेडिका प्यूरा में लिखे हैं, वो पॉइजनिंग रिलेटेड सिम्टम्स हैं। अगर आप पढ़ते होंगे कभी हाउ मटीरिया मेडिका इज मेड, कैसे मटीरिया मेडिका बनती है, सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका एक टॉपिक होता है एग्जाम में आपका, जो आप लोग पढ़ते हैं। उस सोर्सेज में आप ये भी पढ़ते हैं, एक तो प्रूविंग जो हम कर रहे हैं, एक होता है जो हमें पॉइजनिंग से इधर उधर से चीजें मिलती हैं, एम्पेरिकल सोर्सेज से मिलती हैं, उसको उठा के हम अपनी मटीरिया मेडिका में यूटिलाइज करते हैं, बशर्ते वो चीजें जो हमें एम्पेरिकली या पॉइजनिंग के थ्रू मिली, हमारी प्रूविंग में भी वैसी सिम्टम्स आ रहे हों। ये एक शर्त बीच में लगती है। और डॉक्टर ह्यूजेस कहते हैं कि ये जो अदर ऑथर्स हैं जिनके बारे में हनीमैन ने लिखा, इसमें से जेफरी, स्कॉट और म्यूरे, यही 3 ऑथर्स हैं जिनकी पॉइजनिंग पे हम थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं। जब आप मटीरिया मेडिका प्यूरा पढ़ते हैं ना, तो जितने भी पॉइजनिंग वाले सिम्टम्स होते हैं, उसके ब्रैकेट में किस ऑथर ने उस पॉइजनिंग के सिम्टम को मेंशन किया है, ये लिखा रहता है। तो जब भी आप मटीरिया मेडिका प्यूरा पढ़ें तो ह्यूजेस की एक बात ध्यान रखिएगा, ऑल्दो हनीमैन की हर एक चीज लिखी इंपॉर्टेंट है, पर ह्यूजेस कहते हैं कि क्योंकि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने देखा कि इन 3 पर्टिकुलर ऑथर्स की जो सिम्टोमेटोलॉजी इन्होंने मेंशन करी है, दैट इज मोर एक्सेप्टेबल, दैट इज मोर प्रैक्टिकल इन सेंस। और टोटल 236 सिम्टम्स थे। अब हम जितने भी यंग होम्योपैथ्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या जो फिर एक होम्योपैथिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबको एक चीज पता है कि कॉकलस इपिकैक वॉमिटिंग नोजिया, ये हमारे दिमाग में बसी हुई चीज है। पर हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हाउ इपिकैक प्रोड्यूसेस नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड हाउ कम कि ये इतनी प्रोफाउंड मेडिसिन बन गई है नोजिया वॉमिटिंग की, कि बस नाम लेते ही इपिकैक ध्यान में आती है। इसी के डिटेल के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले इपिकैक की थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट अस होम्योपैथ्स जिन्होंने ये होम्योपैथी में पहली बार इपिकैक की नोजिया वॉमिटिंग की चीज डिस्कवर करी। इपिकैक यूरोप से ब्राजील में पहली बार 1649 में पीसो, जो कि एक डच फिजिशियन थे, उन्होंने लाया था। ड्राइड रूट, जो मैंने बताया ड्राइड रूट से ही हमारी प्रिपरेशन होती है, उसी से वो बनी थी। और फिर पेरिस में 1658 में ये पहुंची। अब इसके पीछे एक बहुत कहानी है कि लुइस फ्रांस के किंग होते थे, उनके बेटे थे जो कि हैं डॉफिन, उनको एक बार डिसेंट्री की बीमारी हो गई, इंट्रैक्टेबल डिसेंट्री। अब वो ठीक ही नहीं हो रहे, बहुत सारे फिजिशियन से उन्होंने दिखा लिया दुनिया भर के, कोई उनकी सिम्टोमेटोलॉजी को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी एक फिजिशियन थे हेलिवेटिकस नाम के, जो कि एक्चुअल में एक क्वैक फिजिशियन थे, ऐसा जो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर उनके पास ऐसा बोला जाता था कि एक सीक्रेट प्रिपरेशन है जो कि इस डिसेंट्री को ठीक करता है, जिसका नाम वो देते थे रेडिस एंटी डिसेंट्रिका।
और ये जब दवाई लुइस जो किंग थे उन्होंने मंगवा के उन फिजिशियन से अपने बेटे को दिलवाई, तो उनकी डिसेंट्री बिल्कुल ठीक हो गई। और अगर आप लोग डिसेंट्री पढ़ते हैं तो उसकी सिम्टोमेटोलॉजी आप जानेंगे कि उसमें बेसिकली वही है, स्टूल का एक्सेसिव होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते थे उसके। जब बाद में जब इनके बेटे ठीक हो गए, तो लुइस जो किंग थे उन्होंने बोला कि उसको बुलाओ फिजिशियन को और उससे इसका दवाई का सीक्रेट पूछो, अगर ये इतनी हेल्पफुल है और कोई नहीं ठीक पा रहा है, मैंने अच्छे अच्छे फिजिशियन से दिखा लिया, अगर कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है इस बीमारी को और इन इस क्वैक के पास जवाब है, तो इसका सीक्रेट जानने की कोशिश करो। और बहुत सारे पैसे दिए उन्होंने उस क्वैक फिजिशियन को कि बताइए क्या है आपका सीक्रेट। क्वैक फिजिशियन ने अपनी जितनी भी प्रिपरेशन थी रेडिक्स एंटी डिसेंटर की, वो जाके किंग को दे दी, ये है देखिए, आप मेरे को पैसे दीजिए, ये है आपकी प्रिपरेशन। जब उस प्रिपरेशन पे स्टडी हुई तो पता चला कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ड्रग्स का मिक्सचर था उसमें, पर एक ही ऐसा ड्रग था जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू थी, और वो ड्रग था इपिकैकुआना। और वहां से डिस्कवरी हुई इपिकैकुआना की इन द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ डिसेंट्री, और ये एक बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है डिसेंट्री के लिए। ऑल्दो हनीमन कहते हैं कि इपिकैकुआना डिसेंट्री के कुछ सिम्टम्स तो ठीक करेगी, पर एज सच पूरी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर डिसेंट्री नहीं मानते हनीमन इसको। डिबेट है इसके बारे में, रिचर्ड ह्यूजेस और हनीमन के बीच में थोड़ी डिबेट है इसके बारे में, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। अब इपिकैकुआना यहां पर आई तो, पर आपको ये जानने में बहुत ही हैरानी होगी कि एक्चुअल में इपिकैकुआना का मतलब क्या होता है। इपिकैकुआना एक गुआरानी लैंग्वेज होती है, उसमें मतलब होता है इपी मीन्स स्मॉल, का मीन्स प्लांट एंड क्वाना मीन्स कॉजिंग वॉमिटिंग। बेसिकली इपिकैकुआना इज अ स्मॉल प्लांट दैट कॉजेज वॉमिटिंग, यही उसके नाम है, यही उसकी मीनिंग है, यही उसका सिग्निफिकेंस है, जो कि 1658 से चलता चला आ रहा है। और फिर जब ये चीज इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में इतना फेमस, और जब ये पाया गया कि इपिकैकुआना डिसेंट्री में इतना अच्छा काम करती है, तब सारे ओल्ड स्कूल फिजिशियन ने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। इट हैज लॉन्ग बीन नोन एज अ सर्टेन दो टार्डी एंड माइल्ड एमेटिक, एमेटिक आप हम जानते हो जो नोजिया वॉमिटिंग कराए वैसी दवाइयां। और ये बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक एक्शन है, आप बॉडी में कहीं भी इपिकैकुआना को डालिए, इपिकैकुआना का एक स्पेसिफिक एक्शन आएगा, वो है वॉमिटिंग का। और ये भी बोला जाता है उसके साथ साथ कि इपिकैकुआना ऑलवेज हाउएवर इंट्रोड्यूस एक्साइट्स वॉमिटिंग थ्रू द स्टमक, आप बॉडी में कहीं भी इंट्रोड्यूस करिए किसी भी वे के थ्रू, इंट्रोड्यूस्ड वॉमिटिंग, वो जो इंड्यूस करेगी वॉमिटिंग वो स्टमक के थ्रू ही करेगी। यहीं पर वो डिफर करती है टार्टार एमेटिक। आप लोग कॉमन नेम जानते होंगे, आपको पता है टार्टार एमेटिक किस दवाई का कॉमन नेम है? एंटीमोनियम टार्ट का, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशन रखती है हमारी इपिकैकुआना से। अब इपिकैकुआना ये जो एक्साइट वॉमिटिंग थ्रू द स्टमक करती है ना, इसको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाउ इपिकैकुआना वर्क्स इन वॉमिटिंग, इसको जानने के लिए। उसके बाद डॉक्टर रिंगर एक बहुत फेमस फिजिशियन होते थे जिनकी बुक आती थी हैंडबुक ऑफ थेरेप्यूटिक्स। आप कभी भी पुराने स्कूल की किताबें या हमारे पुराने स्टॉलवर्स की किताबें पढ़ेंगे तो आप बहुत बार पाएंगे कि डॉक्टर रिंगर को वो लोग मेंशन करते थे। और डॉक्टर रिंगर ने बोला कि इपिकैकुआना वाइन से ना सेवरल फॉर्म्स ऑफ वॉमिटिंग को ठीक किया जा सकता है। और ये जब बात दुनिया को पता चली, क्योंकि डॉक्टर रिंगर का एक इतना अच्छा नाम था, जब लोगों को पता चली और फिजिशियन ने इसको अप्लाई करना चालू किया, तो पता चला पूरी कंट्रीज में ये पाया जा रहा है कि हर जगह ये ठीक हो रहा है वॉमिटिंग इपिकैकुआना से। इपिकैकुआना की वाइन में दिया जाता था तब उसको। इसी को लेते हुए अब यहां पर होम्योपैथी का रोल आता है। द एमेटिक एक्शन ऑफ इपिकैकुआना वाज नेचुरली सीज्ड अपॉन एज अ पॉइंट डी अपोई। पॉइंट डी अपोई मिलते हैं पॉइंट ऑफ सपोर्ट। अब क्योंकि एज होम्योपैथ्स हम अपनी मटीरिया मेडिका बनाने में पॉइजनिंग के एम्पेरिकल हिस्ट्री के भी सोर्सेज लेते हैं, तो इसीलिए जब हमने ये चीज देखी कि अच्छा इपिकैकुआना के इतने रोल हैं, इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं वॉमिटिंग से रिलेटेड, क्यों ना हम ड्रग प्रूविंग करके देखें। और ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि ओल्ड स्कूल फिजिशियन ठीक करते आए हैं वॉमिटिंग या इपिकैकुआना को, हमने अपनी प्रूविंग स्टार्ट करी और ऐसे हमें अपनी मेन रेमेडी फॉर वॉमिटिंग मिली, जो कि है इपिकैकुआना। अब आगे कहानी बढ़ती है। वेल नोन एमेटिक इफेक्ट ऑफ इपिकैकुआना, वही ये जेएच क्लार्क हमारी मटीरिया मेडिका उसकी पहली लाइन है इपिकैक को डिफाइन करते हुए, जिसमें क्लार्क साफ साफ कहते हैं कि द वेल नोन एमेटिक इफेक्ट, ये हमने नहीं पाया, ये बहुत पहले से सबको पता था, ये नोन इफेक्ट है इपिकैकुआना का, जो हमें एक रफ कीनोट देता है अपनी होम्योपैथी में जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। और इसी में आप बोरिक मटीरिया मेडिका में पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इपिकैक is its persistent nausea and vomiting which form the chief guiding symptom.
पर एक चीज का ध्यान रखना है जो कि मैं आप सबको भी बोलना चाहूंगा, ये जो हमारा माइंडसेट कुछ दवाइयों के लिए बन गया है ना, कि आर्निका मतलब चोट, इपिकैक्वाना मतलब वॉमिटिंग नोजिया, ये माइंडसेट इट इज नॉट गुड फॉर आवर सेक। क्यों? क्योंकि ये हमें एक तरीके से प्रेजुडाइज कर देता है। इसी चीज को लेते हुए विलियर्ड आईडी पियर्स हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मटीरिया मेडिका उन्होंने लिखी है, प्लेन टॉक्स ऑन मटीरिया मेडिका, उसमें इस चीज को वो आपको मेंशन करते हैं। Of course, we do not consider vomiting per se as a reason for giving Ipecac. This should never be the reason कि बस है तो दे दो, ये कभी नहीं करना है आपको। But if along with the vomiting we have the symptoms calling for the remedy, अगर आप जब पेशेंट को देख रहे हैं, आप उसकी टोटलिटी बना रहे हैं, अगर आपको उस पेशेंट की वॉमिटिंग में वो इपिकैक्वाना के मेन सिम्टम, सिम्टोमेटोलॉजी, टोटलिटी मिल रही है, then only you should prescribe Ipecacuanha and not otherwise. If you are doing it otherwise, then you are not doing homeopathy, my friend. और यही चीज डॉक्टर ईबी नैश ने अपनी मटीरिया मेडिका में भी मेंशन करी है, जब आप उसको रीड करेंगे। अब ये तो बात हो गई कि चलिए इपिकैक्वाना की हिस्ट्री क्या है, कैसे हमें पता चला इपिकैक्वाना के बारे में, और हमारा कीनोट कैसे बना। अब जो बात आई, जो हमने आपको, मैंने वो भेजा था ना जो आपको पीडीएफ, कि ब्रेन गट एक्सिस से क्या रिलेशन है, क्रक्स क्या है ये इपिकैक्वाना का, कैसे वॉमिटिंग इज द कीनोट। इसको जानने के लिए आपसे एक चीज पूछूंगा, आप लोगों को पता है वॉन्डरर नर्व किसको कहते हैं? आप लोग ने एनाटॉमी पढ़ी होगी अच्छे से। वॉन्डरर नर्व किस नर्व का नाम होता है, आपको पता है? वेगस नर्व। गुड, वेगस नर्व। वेगस नर्व का नाम होता है वॉन्डरर नर्व। क्यों होता है नाम पता है? क्योंकि वेगस नर्व इज वन ऑफ द बिगेस्ट नर्व प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और वो हमारे ब्रेन से लेके हमारी पूरी एब्डोमेन से लेके चेस्ट से लेके नीचे तक आती है, तो इट वॉन्डर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और वेगस का जो मीनिंग होता है ना, वेगस टर्म का जो एक्चुअल एटिमोलॉजी है ना, दैट ओनली मीन्स वॉन्डरर, और इसीलिए इसका नाम पड़ा वॉन्डरर नर्व। अब यहां पर वॉन्डरर नर्व की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आपको याद हो, आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें इस वॉन्डरर वेगस नर्व का ब्रेन गट एक्सिस स्टमक के ऊपर बहुत अच्छा रिलेशन बताया गया, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो। वॉन्डरर नर्व को, इसी वेगस नर्व को पुराने जमाने में ओल्ड स्कूल में कहा जाता था न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। अब आप लोग इस नाम को थोड़ा ब्रेक डाउन करिए। न्यूमो रिलेटेड टू द लंग्स, गैस्ट्रिक रिलेटेड टू द स्टमक, और ऐसा नाम इसको ओल्ड स्कूल में इसलिए दिया गया था क्योंकि जो वेगस नर्व है ना, वो पूरे ही लंग्स को और पूरे स्टमक को इनरवेट करते हुए, सप्लाई करते हुए जाती है, और इसका एक प्रोमिनेंट रोल होता है दोनों ही ऑर्गन में। ये मैंने डायग्राम आपको दिखाया इसमें, और वेगस नर्व आपको पता होगा कि राइट लेफ्ट अलग अलग होती है, पर एक कंप्लीटली हम वेगस नर्व उसको बुलाते हैं। सॉरी, एक कोई है, उसको अंदर कर लेता हूं मैं जी। अब एक साथ उनको, अब आप यहां पर देख लीजिए कितना डिस्टिंक्टिवली वेगस नर्व हमारी स्टमक को सप्लाई कर रहा है। यही चीज आप नेक्स्ट में देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक पेपर दिया, और यहाँ पर जितने भी मैंने पेपर मेंशन करे हैं यहाँ पर, इन सब का पीडीएफ मेरे पास है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और डिटेल्ड में पेपर्स पढ़ने के लिए, मेडिकल पेपर्स, जर्नल्स पढ़ने के लिए, तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप पढ़िए जो मैंने मार्क करा हुआ है। The vagus nerve is an essential part of the brain-gut axis and plays an important role in the modulation of inflammation, maintenance of intestinal homeostasis, and the regulation of food intake, satiety, and energy homeostasis. कितना मेन रोल है इस न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का हमारे स्टमक में। इसी को आप देखेंगे कैसे इनर्वेट करता है हमारे न्यूमो वाले पार्ट को, लंग्स वाले पार्ट को। आप देखिए यहाँ पर, और यहां पर आपको मैं एक बुक से दिखा रहा हूं जहां पर अस्थमा और सीओपीडी को डिस्क्राइब करते हुए साफ साफ लिखा गया है कि द वेगस नर्व हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर टोन ऑफ द एयरवेज। और आपको पता होगा कि अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें इपिकैक्वाना का बहुत मेन रोल है, और वेगस नर्व का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है उसकी मोटर टोन पे। अब इसको रिलेट करने के लिए आपको बोरिक की बस एक सिंपल सी लाइन इंट्रोडक्शन की पढ़नी पड़ेगी, जो कि कहती है द चीफ एक्शन is on the ramification of the pneumogastric। ramification मतलब होता है, फ्रेंच से ramifier से निकला गया है, जो बोलता है ब्रांचेस। बोरिक कहते हैं कि जो मेन एक्शन इस ड्रग का आपको पढ़ना है ना, ये आपको इस ड्रग की न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व की ब्रांचेस मेन एक्शन बताएंगी, और वो ब्रांचेस क्या है? लंग्स और स्टमक। इट कॉजेस स्पाज्मोडिक इरिटेशन इन द चेस्ट एंड इन द स्टमक, और इसी वजह से इतना मेजर रोल है इपिकैक्वाना का ऑन चेस्ट एंड ऑन स्टमक। अगर आप में से किसी के पास भी अभी एलन कीनोट्स है,
किसी के पास है तो आप बताइए, अभी खोलिए एक बार एलन की नोट्स, और आप लोग एक बार एलन की नोट्स के सिम्प्टोमेटोलॉजी के थ्रू जाइए। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आधी मेजॉरिटी ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी दो चीज में डिवाइड होगी, एक स्टमक रिलेटेड सिम्टम से, एक चेस्ट रिलेटेड सिम्टम से। ऑल्दो इंटरमिटेंट फीवर एंड में दिया हुआ है, पर मेजर सिम्प्टोमेटोलॉजी ऑफ एलन की नोट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओनली, one related to the gastric part, one related to the chest part, the whooping cough part, dyspnea part। और यही आपको दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का है हमारी इपिकैकुआना की सिम्प्टोमेटोलॉजी को समझने के लिए। इसीलिए एलन की नोट्स में डॉक्टर एलन सबसे पहली लाइन लिखते हैं कि अडेप्टेड टू केसेस वेयर द गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट। And why the gastric symptoms predominate? Because the action of this drug is on the pneumogastric nerve, and that pneumogastric nerve innervates both stomach and lungs, and majority of it innervates the stomach। और इसीलिए यहां पर एलन इसको इतने प्रोमिनेंटली अपनी पहली लाइन में मेंशन करते हैं। ये एक और जर्नल है फार्माकोलॉजी का, जहां पर ये बताया गया है कि इन्वॉल्वमेंट एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेगस neurocircuitry in the generation of nausea and vomiting has been well defined across several species including humans। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी साइड में एलाइड सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वो बताते हैं कि हाँ, न्यूमोगैस्ट्रिक और नोजिया वॉमिटिंग मेल है भाई इनका। और यही चीज हनीमैन बहुत पहले और उनसे पहले और ओल्ड स्कूल फिजिशियंस भी बता के चले गए हैं कि ये मेल मिलेगा आपको। और इसी को डॉक्टर बोरिक ने बहुत ब्यूटीफुली मेंशन करके लिखा है, द रैमिफिकेशंस ऑफ द वेगस नर्व, द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। यहां तक कि ये बात आती है कि डॉक्टर ह्यूजेस अपनी मटीरिया मेडिका में लिखते हैं, डिवाइड द न्यूमोगैस्ट्रिक सो दैट देयर गैस्ट्रिक एक्सट्रीमिटी शैल नॉट बी इंप्रेसिव। मतलब वो बोल रहे हैं कि इस न्यूमोगैस्ट्रिक को डिवाइड कर दो, बस न्यूमो पे ध्यान दो। अगर गैस्ट्रिक हटा दोगे ना और उसको नहीं इनर्वेट करेगा ना इपिकैकुआना, तो कोई वॉमिटिंग सेटअप नहीं होगी। इतना इंपॉर्टेंट रोल है इपिकैकुआना का इस न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे। This explains why Ipecacuanha operates so much more freely and quickly when introduced into the stomach than when injected subcutaneously। और यही एक मेजर डिफरेंशिएशन है इसका टाटार, एमेटेक्स और एपोमॉर्फिया ऐसी दवाइयों से, जो कि इसके उल्टे हैं। वो स्टमक पे उतना मेजर नहीं है, वो और कारणों से वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकते हैं, पर अगर स्टमक रिलेटेड वॉमिटिंग इंड्यूस हुई है तो फिर इपिकैकुआना इज द मेन ड्रग। इसको बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है। स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक इनर्वेशंस ऑफ द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। अब उससे होता क्या है, स्टिमुलेट तो कर दिया, पर ये कैसे नोजिया, वॉमिटिंग, स्टूल, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, ये सब कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? सिंपल है, जब ये इंट्रोड्यूस होता है इपिकैकुआना हमारी बॉडी में, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व को इनर्वेशंस में जाके अफेक्ट करता है, तो दो चीजें होती हैं। एक होता है कैटारल नेचर का एक फॉर्मेशन होता है, जितना भी हमारा गैस्ट्रिक म्यूकस है ना, वो एक्सेसिव इंक्रीज प्रोडक्शन चालू हो जाता है उसका, एंड स्लाइट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। इस वजह से क्या होता है ना, अब जितना भी ये कैटेरल इन्फ्लेमेशन चालू हुआ अंदर की तरफ, कि जितना म्यूकस बनना चालू हुआ, जितना एक्सेसिव म्यूकस बन रहा है ना, अब ये सब बॉडी आपकी बाहर फेंकना चाहेगी। अब बाहर कहां से आएगा? या तो एक इनलेट से या तो दूसरे इनलेट से। एंड दीज आर द टू सिम्प्टोमेटोलॉजीज ऑफ दिस ड्रग। Either it will cause the nausea and vomiting that is persistent in nature, or either it will cause the stools, that is green, foamy stools, bloody stools, the different types of stool it produces, the cholera, the dysentery, जिसमें मेन सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग वाला इधर है और इधर है स्टूल्स वाला, डिसेंट्री वाला, एशियाटिक कॉलेरा वाला। यही इसकी मेजर सिम्प्टोमेटोलॉजी और क्रक्स है इपिकैक। अगर एक वर्ड में इपिकैक को डिफाइन किया जाए ना, तो इट्स जस्ट द रैमिफिकेशन ऑफ न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, नथिंग एल्स। अब इस इपिकैकुआना की नोजिया और वॉमिटिंग को समझने के लिए ना, अगर बस इतना आप याद रखेंगे ना, तो आपको पेशेंट देखने में बहुत आसानी होगी। पहला पॉइंट याद रखिए, परसिस्टेंट नोजिया। परसिस्टेंट नोजिया से आप क्या समझते हैं? जितनी बार भी वॉमिटिंग कर ले, वॉमिटिंग करने से आराम नहीं मिलेगा, नोजिया मेंटेन रहेगा और वॉमिटिंग आती रहेगी। इन ऑल डिजीजेस विद कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअल नोजिया, नेवर एंडिंग नोजिया, परसिस्टेंट नोजिया, वॉमिटिंग करके भी आराम नहीं मिल रहा है। और यहीं पर इन ऑल डिजीजेस पे ध्यान दीजिए, इट इज वन ऑफ द मेजर कंकॉमिटेंट सिम्टम ऑफ इपिकैकुआना। हैमरेज हो, चेस्ट सिम्टम्स हो, पेट की बीमारी हो, कोई भी सिम्टम हो,
परसिस्टेंट नोजिया है तो इपिकैकुआना जरूर सोचिए। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक जो पेक्यूलियर सिम्टम इसके साथ सेकंड मिलता है, जो उसको हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आप लोग ये जनरली पढ़ते होंगे कि कभी भी कोई स्टमक की बीमारी होती है ना, तो आप देखते हो ना, एज अ फिजिशियन एग्जामिनेशन करते हो, जरा जीभ दिखाइए, आप फिर देखते हो, अच्छा हाँ देखो ये ऐसी कोटेड है, इसका स्टमक में कुछ इश्यू होगा। पर इपिकैकुआना में स्टमक में इश्यू है, पर कॉन्ट्रास्ट क्या है, द टंग इज क्लीन और समटाइम्स इट इज स्लाइटली कोटेड, विच इज पेक्यूलियर इन इटसेल्फ। अगर पेट खराब है तो टंग में एक तरीके का कोई कोटिंग आनी चाहिए, पर नहीं, यहां पर टंग क्लीन मिलेगी आपको। एक और प्रोमिनेंट सिम्टम मिलता है जब भी इपिकैकुआना को ये होगा, तो दो चीजें याद रखेंगे। यहां पर एक चीज मैंने मेंशन नहीं करी है, इसका नेवल पार्ट है ना, जो अम्बलाइकल पार्ट है, वहां पर पेन, ग्रिपिंग पेन बहुत प्रोमिनेंट होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और स्टमक ऐसा लगेगा जैसे हैंग डाउन कर रहा हो, रिलैक्स हो गया हो एकदम, जो कि इग्निशिया में, स्टैफ में भी आपको मिलेगा। ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम मिलता है। तो अगर परसिस्टेंट नोजिया बार 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 जितनी भी वॉमिट कर ले बना हुआ है, कोई भी डिजीज हो, टंग साथ में क्लीन मिल रही है, स्टमक एज इफ हैंग डाउन मिल रहा है, इपिकैकुआना विल बी योर ड्रग। साथ में और क्या मिलता है, प्रोफ्यूज सलाइवा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इन योर माउथ। जैसे जैसे नोजिया बढ़ता जा रहा है, आपका सलाइवा का जो बनना है वो भी टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और जब वॉमिटिंग होगी, तो वॉमिटिंग कैसी होगी, व्हाइट ग्लेरी म्यूकस की, जो कि विदाउट रिलीफ है, वॉमिटिंग से कोई आराम नहीं मिलेगा। अब ये नोजिया के कॉजेशन में आपको क्या मिल सकता है, अच्छा आपको नोजिया है, ये सब चीजें हो रही हैं, स्टमक ऐसा लग रहा है, टंग आपकी क्लीन है, सलाइवा आपका प्रोफ्यूज है, कब से कैसे हुआ, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। डॉक्टर साहब, जब भी मैं कुछ रिच फूड खाता हूँ ना, फैटी फूड खाता हूँ ना, जब भी पोर्क खा लेता हूँ ना, जब भी फिश खा लेता हूँ ना, जब भी फ्रूट्स एक्स्ट्रा खा लेता हूँ ना, जब भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड आइसक्रीम्स खा लेता हूँ ना, इट प्रोड्यूसेस दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। और यही चीज है, और साथ में एक मेंटली मिलेगा आपको, वेक्सेशन एंड रिजर्व डिस्प्लेजर, विच इज ऑल्सो अ कॉजेशन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग लाइक सिम्टम्स। अगर आप इसको समझेंगे तो एक चीज तो नोजिया वॉमिटिंग कैसे करा रही है, कि अंदर म्यूकस भरा है, बाहर फेंकने को बोल रहा है, बाहर फेंकने को बोल रहा है, बाहर फेंकने को बोल रहा है। रिजर्व डिस्प्लेजर क्या था, इमोशन अंदर भरा हुआ है पर बाहर फेंकने को बोल रहा है। अब इमोशन अंदर नहीं बढ़ पाएगा और ये सब बाहर निकालना चाहता है। इट एक्ट्स लाइक दिस। अब साथ में इसके क्या मिलेगा, काउंटेनेंस ऑफ नोजिया, टोबैको में भी काम आता है, टोबैको की वजह से कॉजेशन ऑफ नोजिया, प्रेगनेंसी में नोजिया और वॉमिटिंग होना, इसमें भी इपिकैक काम आती है। अब ये काउंटेनेंस ऑफ नोजिया इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नैश कहते हैं ये काउंटेनेंस ऑफ नोजिया मतलब नोजिया जैसा उसका चेहरा लगेगा कि हाँ ये अभी एकदम वॉमिटिंग नोजिया से सफर कर रहा है। पेल फेस हो जाएगा पूरा, आईज एकदम संक कर जाएंगी उसकी, ब्लू मार्जिन्स एंड ऑफन देयर इज मोर और लेस ट्विचिंग ऑफ द फेस एंड लिप्स एंड स्लीपीनेस आफ्टर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग करने के बाद एकदम ढीला स्लीपी स्लीपी हो जाएगा, जो कि आपको एलन की नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपको उसके साथ ऐसा फेस मिल रहा है जो काउंटेनेंस हम बोलते हैं, तो आप इपिकैकुआना जरूर सोच सकते हैं। अब अगर आपने एग्रीवेशन वाले पॉइंट पे ध्यान दिया होगा, तो आपको एक चीज दिखी होगी कि पल्सिटिला में भी ये रिच फूड एग्रीवेशन, फैटी फूड एग्रीवेशन, आइसक्रीम एग्रीवेशन, ये सब हम पढ़ते हैं। इपिकैकुआना में भी हम पढ़ रहे हैं। फर्क कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जिससे इजीली आप फर्क कर सकते हैं इन दोनों दवाइयों में। पहली चीज, पल्सिटिला टंग विल बी कोटेड लाइक एंटीमोनियम क्रूडम, दैट इज थिक व्हाइट और येलोविश, और यहीं पर इपिकैकुआना में आपको क्लीन मिलेगी या फिर स्लाइट कोटिंग कभी कभार मिलेगी आपको। पहला डिफरेंस। दूसरा, स्टेजेस पे फर्क आता है। जब आपने खाना खाया, खाना आपके पेट के अंदर है, अभी कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई स्टूल नहीं हुआ है, और उस समय पे आपको अटैक हो रहा है, ऐसी नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है अर्ली अटैक में, देन यू कैन थिंक ऑफ पल्सिटिला। खाना बाहर निकल चुका है, वॉमिटिंग हो चुकी है, स्टूल हो चुका है, पर अभी भी नोजिया परसिस्ट कर रहा है, अभी भी वही वॉमिटिंग आ रही है, अभी भी वही नोजिया परसिस्ट कर रहा है, अभी भी वही दिक्कतें परसिस्ट कर रही हैं। लेटर इन द अटैक, देन यू थिंक ऑफ इपिकैकुआना। एक में माउथ में स्वीटिश टेस्ट या बिटर टेस्ट होता है, एक में ब्लैंड टेस्ट होगा माउथ में, एक में जो मैंने बताया स्टमक में एक हैंग डाउन वाली सेंसेशन जो कि पल्सिटिला में प्रोमिनेंट नहीं होती। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ते हैं कि नो कोटिंग आपने पढ़ा, टंग नो कोटिंग विद नोजिया वॉमिटिंग, ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम आपने पढ़ा, पर हमेशा इपिकैकुआना मत सोचिए। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स प्रीडोमिनेंट करें तब इपिकैकुआना आप सोच सकते हैं। पर यहीं पर डॉक्टर एबी नैश कहते हैं
कि अगर वर्म सिम्टम्स के साथ क्लीन टंग और वॉमिटिंग मिल रही है ना, तो सिना विल बी योर रेमेडी। हार्ट सिम्टम के साथ क्लीन टंग और वॉमिटिंग मिल रही है ना, देन डिजिटालिस विल बी योर रेमेडी। तो एक सिम्टम्स पे इतना प्रोमिनेंटली आपको कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए कि हाँ ये हो गया तो अब मैं यही दूंगा, नहीं। सिम्टोमेटोलॉजी को, कॉजेशन को, क्या परेशानी है, कहां परेशानी है, सब चीजों को एक अमेलगमेशन करके मैच करो, एक लाइन में लाओ, और फिर देखो क्या वो पूरी टोटलिटी एक स्ट्रिंग दिखा रही है जो कि इपिकैकुआना है। अगर हाँ तो इपिकैकुआना दो, नहीं तो नहीं। एक सेकेंड। अब हम आते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स में, हम बात करते हैं स्टूल्स की। 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल मिलते हैं इपिकैकुआना में। एक फर्मेंटेड फोमी लाइक ईस्ट फॉर्म ऑफ स्टूल, फोम फोम सा आएगा स्टूल में, झाग झाग सा बना रहेगा। एक मिलता है ग्रास ग्रीन स्टूल, जो कि म्यूकस रहता है, वाटरी रहता है, बहुत ही वाटरी, बहुत ही ढीला स्टूल होगा, पर ग्रास ग्रीन कलर का होगा। एक होता है स्लाइमी स्टूल, थोड़ा चिपचिपा स्लाइमी सा नेचर में, जो कि डिसेंट्री में ज्यादातर मिलता है, पर उसमें ब्लड टिंज्ड होगा ज्यादातर। और ईबी नैश, डॉक्टर ईबी नैश कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ भी मिल रहा है, साथ में इसके नौजिया परसिस्टेंट मिल रहा है, तो इपिकैग 200 विल प्रोमिनेंटली क्योर द सिम्टोमेटोलॉजी। अब एक हमने बात कर ली कि गैस्ट्रिक सिम्टम में न्यूमोगैस्ट्रिक का गैस्ट्रिक पार्ट तो हो गया, अब न्यूमो पार्ट पे आते हैं। हाउ इट अफेक्ट्स द लंग्स। इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज सेटअप। अब आपने पढ़ा था स्पाज्मोटिक इरिटेशन दोनों जगह कर रहा है वहां पर, और एक ही देखो नेचर एक ही है, दवाई जो प्रोड्यूस करी वो एक ही तरीके का है। कैटारल इन्फ्लेमेशन वर्ड याद रखो। कैटारल अपने आप में होता है कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, वहां पर स्टमक में एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन है, यहां पर कहां पर है, चेस्ट में एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअल स्नीजिंग, स्पाज्मोटिक कफ, डिस्पनिया। एलन की नोट्स में आप सिम्टम भी पढ़ोगे कि इतना ज्यादा कफ ऊपर, म्यूकस ऊपर आता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, गैग कर रहा है, चोक कर रहा है, क्योंकि म्यूकस ऊपर आए पड़ा है, उसको नली में फंस जा रहा है और सांस लेने में दिक्कत दे रहा है। इतना ज्यादा एक्सेसिव कैटारल प्रोडक्शन हो रहा है अंदर चेस्ट में, जो कि कॉज क्या कर रहा है, इपिकैकुआना कर रहा है। एक बुक आती है जिसका नाम है पॉइंटर्स टू होम्योपैथिक रेमेडीज, कॉमन पॉइंटर्स, डॉक्टर एमएल टाइलर की। उसमें आपने कभी भी कोल्ड में, अस्थमा में, रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रिक में तो फिर भी आप देखे होंगे, उसमें इन्होंने इपिकैकुआना को प्रोमिनेंट कोल्ड रेमेडी बताया है, कॉमन पॉइंटर्स हैं कोल्ड रेमेडी के लिए। इन्होंने आपको सिम्टम्स बताया कि ब्रोंकाइटिस ऑफ इन्फेंसी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टोमेटोलॉजी है इपिकैकुआना की, जब इन्फेंट्स में ब्रोंकाइटिस टाइप ऑफ स्टेज मिलती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है लेटर स्टेजेस में एंटीमोनियम टार्ट। अब यहां हमारा रिलेशन आता है इपिकैकुआना का एंटीमोनियम टार्टर एमेटिक से, जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। चेस्ट कंप्लेंट्स ऑफ इपिकैक आर स्पेशली इन्फेंट्स फ्रेंड। ब्रोंकाइटिस ऑफ इन्फेंसी, डॉक्टर जेटी कैंट अपनी मटीरिया मेडिका में लिखते हैं, इपिकैक विल समटाइम्स मॉडिफाई दिस इनटू अ वेरी सिंपल केस, ब्रेक अप द कोल्ड एंड क्योर द चाइल्ड. In the old books, the pneumonia of infancy has a distinct and separate description, and the typical symptoms were those of ipecac. जब भी पुराने जमाने में आप ब्रोंकाइटिस को पढ़ेंगे, निमोनिया ऑफ इन्फेंट्स पढ़ेंगे, इन सब चीजों को पढ़ेंगे ना, तो जो सिम्टोमेटोलॉजी उस बुक्स में, एलाइड बुक्स में लिखी हुई है, वो सिम्टोमेटोलॉजी पूरी मैच करती है हमारी इपिकैकुआना की सिम्टोमेटोलॉजी से। अब एंटीमोनियम टार्ट से क्या रिलेशन है, इसको समझने की कोशिश करिए। लेटर अर्ली वाला ही फेज है यहां पर भी, और स्पीड ऑफ एक्शन में फर्क होता है। दोनों में रैटलिंग है, दोनों में चीजें हैं, दोनों में सिम्टोमेटोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। एक में स्टेज ऑफ इरिटेशन मिलेगी तो एक में स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसको फर्क करने के लिए आपको बेसिक समझना एक चीज है कि इफ वी ऑब्जर्व द पेस ऑफ द टू रेमेडीज, वी सी दैट द कंप्लेंट्स डिफर. It is not so much that they belong to the stages, although they do, but rather that ipecacs bring on its symptom rapidly and affects a crisis speedily, and that antimonium tart brings on its symptoms slowly and affects a crisis after many days. डॉक्टर जेटी कैंट कहते हैं अगर 24 घंटे के अंदर ऐसी सिम्टोमेटोलॉजी बनी, अक्यूटली बनी, तो इपिकैक विल बी योर रेमेडी. ऐसी सिम्टोमेटोलॉजी धीमे 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 स्लोली डेवलप हुई और 10-12 दिन में बनी, then ipecac will not work there. Their antimonium tart will work. And this is the basic difference. पल्सिटिला में, स्टमक में हमने क्या पढ़ा, पल्सिटिला पहले आएगी, इपिकैक बाद में आएगी जब खाना बाहर निकल आएगा. यहां पर उल्टा है, यहां पर इपिकैक पहले आएगी,
पल्सिटिल एंटीमोनियम टार्ट धीमे 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 आएगी। अगर इसको आपको समझना है ना, तो आप एलन की नोट्स में एक बार एंटीमोनियम टार्ट खोलिए, जिसके पास भी अभी खोल के एक बार, एंटीमोनियम टार्ट में एक सिम्टम होगा लंग से रिलेटेड, एक बार वो सिम्टम पढ़िए आप में से जिसको भी दिख रहा है, और उसको मार्क भी कर लीजिएगा अपनी एलन की नोट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग सिम्टम है वो दोनों दवाइयों का। किसी के पास है एलन की नोट्स? सर रिलेशनशिप में नहीं, रिलेशनशिप में नहीं, देखो उसके ऊपर बीच में लिखा होगा लंग से रिलेटेड और ब्रैकेट में इपिकैक्वाना रिलेशन में लिखी होगी एंटीमोनियम टार्ट में। वो वाला सिम्टम पढ़ना, अलग से एक 2 लाइन का सिम्टम है। When the lung seems to fail, patient becomes sleepy, cough declines or sees it, it supplants ipecac. हाँ, थोड़ा इसको विभूति थोड़ा धीमे धीमे इसको पढ़ो आराम से। When lungs seem to fail, patient becomes sleepy, cough बस अब यहाँ रुक जाओ। क्या बोल रहे हैं? When lung seems to fail, पेशेंट बहुत स्लीपी हो गया है, धीमे धीमे लंग फेल करते जा रहे हैं। आगे पढ़ो। cough declines or ceases, it supplants ipecac. It supplants ipecac। यहां पर वो इपिकैक को वो कर देगी, उसका जगह हटके अब एंटीमोनियम टार्ट आ जाएगी, क्योंकि इपिकैक पहले काम करती थी यही सिम्टोमेटोलॉजी में, पर अब ये लेटर डेवलप्ड सिम्टोमेटोलॉजी है, अब बीमारी आगे बढ़ चुकी है। और यहां पर एलन की नोट्स में साफ साफ लिखा है कि इट सप्लांट्स इपिकैक। यहां पर इपिकैक खत्म हो गई भाई साहब, अब आप एंटीमोनियम टार्ट दोगे तो काम होगा, इपिकैक से काम नहीं होगा। दिस इज व्हाट केंट इज डिस्क्राइबिंग इन दिस पैराग्राफ कि अर्ली 24 आवर्स वाले स्टेज में रैपिड है तो इपिकैक दो, यही लेटर डेवलप्ड है, स्लोली प्रोग्रेसिंग है, लंग्स फेल कर गई हैं, स्लीपी हो गया है, कफ सीज कर गया है, एकदम एंड स्टेज वाली पोजीशन है, रैटलिंग अभी भी हो सकती है, तब एंटीमोनियम टार्ट दो। मार्क कर लेना अपनी एलन की नोट्स में इस लाइन को बहुत प्रोमिनेंटली, डिफरेंशिएशन फैक्टर ऑफ इपिकैक एंड एंटीमोनियम टार्ट के नाम से। और इस पैराग्राफ से रिलेट करके कैंट में पढ़ोगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डिफरेंस का। अब आपको यहाँ पर सिम्टोमेटोलॉजी में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ते ही हो। आप देखोगे यहाँ पर अक्यूट चेस्ट में, ब्रोंकाइटिस में, चाइल्ड कफ्स। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और इसमें वो है, क्या बोलते हैं, पढ़ो, सॉरी किसी ने रेज किया था क्या? चलो कोई नहीं। अब किसी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और जानिए, एक तरीके की आप पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस में कि एकदम खांस खांस के गैग कर करके एकदम ब्लू हो जाता है, पेल फेस हो जाता है, आप एलन की नोट्स में भी पढ़ेंगे। एक और रेमेडी है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर बोरिक आपके पास हो तो उसको खोल लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, वूपिंग कफ में वो भी मिलती है, जो कि मैंने अपने गुरु डॉक्टर आशीष सर के क्लिनिक पे कई केसेस देखे हैं उस दवाई से, उस वैसी सिम्टोमेटोलॉजी में ठीक करते हुए, जिस दवाई का नाम है मेफाइटिस। बोरिक में आप मेफाइटिस खोलेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वूपिंग कफ में वही गैग करना, कफ कर करके चोक कर जाना, ब्लू पूरा फेस हो गया है बच्चे का खांसते खांसते, ब्रोंकाइटिस में इन्फेंसी की ऐसी चीज मिल रही है, वूपिंग कफ में मिल रही है, देन मेफाइटिस विल वर्क वेरी गुड। ये मैंने अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अस्थमा में आपने पढ़ा ही है कि अस्थमा में कितना अच्छा काम करती है। अब चेस्ट सिम्टोमेटोलॉजी यहां पर खत्म होती है। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा स्टॉलवर्ड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है हमारी सिम्टोमेटोलॉजी का, जो कि है हैमरेज विद नोशिया। ये हैमरेज विद नोशिया है ना, इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग में अ ग्रेट कंकॉमिटेंट क्यों लिखा है पता है? क्योंकि अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ना व्हाट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कंकॉमिटेंट सिम्टम्स, आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा हैमरेज एंड नोशिया प्रेजेंट इन इपिकैकुआना। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे स्टॉलवर्ड्स कह रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेटी केंट कितना हैमरेज को इंपॉर्टेंस देते हैं इपिकैकुआना की, आपको इनकी लाइंस में दिखेगा। I have hinted at the hemorrhages and these open out a great field for Ipecac. I could not practice medicine without Ipecac because of its importance in hemorrhages. अब आप सोच सकते हैं कि केंट कह रहा है कि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर इपिकैक हेमरेजेस में काम ना करे। इतना इंपॉर्टेंस देते हैं केंट इपिकैक को हेमरेजेस में, और हम इपिकैक को बस नोजिया वोमिटिंग से रिलेट करते रहते हैं। जब डॉक्टर पी संकरन है, जो कि डॉक्टर राजन संकरन के फादर थे, उन्होंने अपनी बुक में
कंकॉमिटेंट सिम्टम को डिस्क्राइब करके हुए एक पैराग्राफ लिखा है ना, तो उसमें एंड में जब एग्जांपल दिया है ना, तो क्या दिया है, नोशिया विद हैमरेज इपिकैक आर एग्जांपल ऑफ कंकॉमिटेंट सिम्टम। यही डॉक्टर बोगर क्या कहते हैं, बोगर वेंट अ स्टेप फर्दर टू से दैट दीज कंकॉमिटेंट सिम्टम्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द चीफ कंप्लेंट। बोगर मानते थे कि कंकॉमिटेंट चीफ कंप्लेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्राइबिंग के लिए। For example, if a patient with uterine hemorrhage also has nausea as an associated symptom, this nausea has no apparent direct relationship to the hemorrhage. Nausea का hemorrhage से कोई direct relation नहीं है. And so this symptom, which is a concomitant symptom, is a strange one. And this suggests a remedy, which is Ipecacuanha. तो आप समझ लीजिए, जब इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स ने इस रेमेडी को ऐसा बताया है हैमरेजेस में, क्लार्क, कोई भी आप बड़े स्टॉलवर्ड्स की बुक पढ़ लीजिए, हैमरेज विद नोजिया, अगर आप डॉक्टर रॉजर मॉरिसन की किताब पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कंबाइंड सिम्टम जब वो बोलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और डॉक्टर रॉजर मॉरिसन कंबाइंड सिम्टम में लिखते हैं हैमरेज विद नोजिया। अब हैमरेज की कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए, हैमरेज क्या होगा, विद नोजिया होगा, ये तो हमने पढ़ ही लिया, सारे ओरिफिसेस से। खांसी में हेमोपेसिस हो रही है तो ब्लड टिंज्ड आ रहा है, यूरिन ब्लड टिंज्ड आ रही है, स्टूल ब्लड टिंज्ड आ रहा है, यूट्राइन जो हमारी ब्लीडिंग है वो भी हो रही है, इन सब में काम करेगी। कैसी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज, ब्राइट कलर्ड, नॉट डार्क, नॉट ब्लैक ब्राउनिश, बट ब्राइट रेड कलर, एंड गशिंग, एक्टिव ब्लीडिंग हो या पैसिव हो, गशिंग फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, तेजी से ब्लीड होना, ब्राइट कलर होना और बहुत ज्यादा होना। और इसके साथ अगर यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है ना, तो एक मैंने बताया था आपको, नेवल और अम्बिलिकल एक इंपॉर्टेंट पेन का पॉइंट है गैस्ट्रिक में, जब यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ इपिकैक मिलेगी ना, तो ये नेवल से यूट्रस तक एक पेन जाता है, ये आपको साथ में एज अ सिम्टम मिलेगा। और जब ये हैमरेज में ऐसी सिचुएशन मिले ना, तो यू शुड थिंक ऑफ इपिकैकुआना। अब आप एक बार एलन की नोट्स में फेरम मेट खोलिए, जिसके पास भी हो, आप एक बार फेरम मेट खोलिए और उसमें देखिए इपिकैकुआना रिलेशनशिप में कहीं लिखी है किसी सिम्टम में। हाँ सर, लिखा हुआ हेमोरेजिक डायथेसिस, ब्लड ब्राइट रेड कोगुलेट्स इजीली। हाँ, अब हम देखो पढ़ते क्या है, हम इपिकैकुआना को कभी हेमोरेजिक डायथेसिस में सोचते नहीं है, पर यहाँ पर जब फेरम मेट को हेमोरेजिक डायथेसिस एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि इपिकैकुआना आल्सो हैज दिस हेमोरेजिक डायथेसिस, दिस ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल द ओरिफिसेस ऑफ आवर बॉडी। और कैसी होगी ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, किस कंकॉमिटेंट के साथ होगी बता दिया, क्या पेन मिल सकता है बता दिया, अगर ऐसा मिले तो आप हेमरेज में दें। यही आप मिलीफोलियम खोलेंगे एलन की नोट्स में, तो मिलीफोलियम का भी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होगा, ब्राइट रेड कलर होता है, वहां पर भी ब्रैकेट में आपको एलन की नोट्स में इपिकैकुआना मिलेगी मेंशन, अगर आप पढ़ेंगे कभी मिलीफोलियम को। तो अब ये मैंने एक चार्ट मेंटेन करा है, जो कि मैंने डॉक्टर ईबी नैश की मटीरिया मेडिका से कर बनाया है, इसमें डॉक्टर, अगर आप पढ़ना चाहो उससे भी पढ़ सकते हैं आप, या मैं इसका आपको एक पीडीएफ टाइप का दे दूंगा इन दोनों पेजेस का, जिसमें इतनी सारी रेमेडीज का एक बेसिक डिफरेंशिएशन करा है डॉक्टर ईबी नैश ने बहुत ही ब्यूटीफुली, कि ये सारी रेमेडीज हेमरेजिक हैं, कैसे ये फर्क करती हैं एक दूसरे से, क्या मिलेगा तो ये सोचो, क्या मिलेगा तो ये सोचो, क्या मिलेगा तो ये सोचो, कैसे करोगे ये, इसमें आती है आपकी, ये चार्ट आएगा। इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये सारे सिम्प्टोमेटोलॉजी आपने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, पर इसको आप जरूर ईबी नैश से पढ़िएगा, और अगर आपके पास वो चीज नहीं मिल रही है तो आप मेरे को बताइए, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। अब इसकी एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक थोड़ी कंफ्यूजन होती है इपिकैकुआना के बारे में, कि थर्स्टी है कि थर्स्टलेस है। बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि थर्स्टलेस थर्स्टलेस थर्स्टलेस, विदाउट थर्स्ट हमारे बोगर सिनॉप्टिक कीनोट में भी कैपिटल्स में मिलेगा आपको, पर बहुत जगह थर्स्ट भी मिलेगी। तो यहाँ पर डॉक्टर केंट आपकी इस दिक्कत को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखते हैं, दो देयर इज समटाइम्स थर्स्ट, इट इज यूजुअली एब्सेंट, व्हेन इपिकैक डज इट्स बेस्ट वर्क देयर इज थर्स्टलेसनेस। ऐसे ही बोगर ने कैपिटल्स में विदाउट थर्स्ट नहीं लिखा है, इपिकैक बेस्ट काम तभी करेगी जब आप थर्स्टलेसनेस सिम्प्टोमेटोलॉजी में लेते हो इपिकैक। इंटरमिटेंट फीवर आपने पढ़ा है, अब इंटरमिटेंट फीवर का जो नोट है उसमें भी ये नोजिया परसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि नोजिया के बारे में हमने पढ़ते हुए क्या पढ़ा था, इन ऑल डिजीजेस, यहां भी आपको नोजिया साथ में मिलेगा। डॉक्टर जार की रिकमेंडेशन थी, और अगर कोई स्टॉलवर्ट ऐसे रिकमेंडेशन दे रहा है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है।
Dr. Jha recommended that in all cases of intermittents in which no other remedy is particularly indicated, Ipecac should be given to begin with. डॉक्टर जार कहते थे कि अगर कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है ना, इपिकैक दो, या तो इपिकैक इंटरमिटेंट फीवर ठीक कर देगा, और अगर ठीक नहीं किया ना तो वो वैसी सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस कर देगा जिससे आप नेक्स्ट सिमिलम चूज करके उसको ठीक कर पाओ। यहीं पर डॉक्टर जार का एक और रिकमेंडेशन डॉक्टर इवी नैश की किताब में भी है, वो क्लार्क की किताब में, डॉक्टर क्लार्क की किताब में था। Jar recommends it in the beginning of all cases unless there are special indication for some other remedy, and says, by pursuing this course I have cured many cases of fever and ague by the first prescription, thus saving myself a good deal of unnecessary seeking and comparing. बहुत ज्यादा कंपेयर करना, सीख करना, कौन सी होगी नहीं, इपिकैक देके ही मैंने कई बार ठीक कर दिया है फर्स्ट डोज में, और यही होगा जब तक कोई और रेमेडी का बहुत प्रोमिनेंट कीनोट आपको ना मिल रहा हो इंटरमिटेंट फीवर्स में। अब कुछ सिम्टोमेटोलॉजी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार अगर आप लोग एलन की नोट्स खोले होंगे ना, आपको क्या लगता है, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, एलन की नोट्स में आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी और दवाई है जो कि इस तरीके का परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग रखती है अपने अंदर? आप लोग जवाब दीजिए इस चीज का, अगर आप लोग कोई भी गेस करिए आप लोग जो आपको लगता है, आपने पढ़ा हो अगर। एनीवन, कोई भी गैस? एक बार आप मेरे पास, हाँ कोई बोल रहे हैं? कॉक्युलस इज अ गुड गेस आई गेस, चलो ठीक है, कॉक्युलस मान लेते हैं। और एक दवाई है जो कि एकदम सेम सिम्टोमेटोलॉजी पोजेस करती है, आप एक बार एसेरम यूरोपियम खोलिए एलन की नोट्स में, इसके पास भी है। और एसेरम यूरोपियम में जहां पर इपिकैक्वाना वाला रिलेशन दिया है और यही सिम्टम लिखा है, उसको एक बार पढ़िए आराम से यहाँ पर। Nausea in attacks or constant Ipecacuanha aggravated after eating tongue clean sulfur of pregnancy. ये भी है, एक और लाइन है जिसमें एक 2 लाइन का सिम्टम लिखा है जहां पर सिर्फ इपिकैक्वाना होगी रिलेशन में। अच्छा हाँ यही है, सॉरी। तो इसमें क्या लिखा है, नोजिया इन अटैक ऑफ कांस्टेंट इपिकैक एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग, जो कि इपिकैक का है, टंग क्लीन जो कि इपिकैक का सिम्टम है, ऑफ प्रेगनेंसी जो कि इपिकैक का सिम्टम है, परसिस्टेंट कांस्टेंट नोजिया, टंग भी क्लीन है, प्रेगनेंसी में भी मिल रहा है, ईटिंग से बढ़ रहा है, ये सारी चीजें एसेरम यूरोपियम में भी मिलेंगी। पर एसेरम यूरोपियम अपने आप में उसके कीनोट्स और उसके चीजें डिफर करती हैं इपिकैक से, सिर्फ इस सिम्टम पे डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सिम्टम्स है एसेरम और इपिकैक के बीच में। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि इट इज वेरी रिलेटेड बट इट इज नॉट। और पहली बात तो इतना परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग एसेरम में नहीं होता जितना इपिकैक में होता है, इतना कांस्टेंट। और इपिकैक के साथ में वो जो और चीजें मिल रही थी, उसका नोजिया का कॉन्टिनेंस और ये सब इसमें हैंगिंग डाउन वाला जो सिम्टम है, ये सब एसेरम में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। एक बार आप लोग सिंकोना और लाइकोपोडियम खोलेगा एलन की नोट्स में। सिंकोना में जो आप सिम्टम पढ़ते हैं ना, वन हैंड आइसी कोल्ड, वन हैंड वार्म, वाला सिम्टम एक बार खोलिए। One hand icy cold, the other one digitalis Ipecac pulsatilla. यहाँ पर आपको इपिकैक मिलेगी, वन हैंड आइसी कोल्ड दी अदर वार्म। यही लाइकोपोडियम में जहां फुट की बात होती है, वन फुट कोल्ड वन फुट हॉट, आप देखिएगा एलन की नोट्स में वहां भी इपिकैक्वाना मेंशन्ड है। और इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम और ये होता है एक्सटर्नल कोल्डनेस एंड इनर हीट। इपिकैक्वाना पेशेंट को एक्सटर्नली सब कोल्ड, टच पे कोल्ड रहेगा, पर इंटरनली ही और शी विल फील हीट इनसाइड और हॉट इनसाइड। और इस पे इपिकैक्वाना को प्रिस्क्राइब भी करा जाता था और अच्छे रिजल्ट भी पाए जाते थे। या फिर ये जो 2 सिम्टम है, वन हैंड आइसी कोल्ड अदर वार्म, इपिकैक में भी है, 1 फीट वार्म 1 फीट कोल्ड, ये भी है लाइकोपोडियम में भी, इपिकैक भी है, वहां पर भी रिलेशनशिप में इपिकैक मिलेगी आपको। ऐसे ही और भी चीजें हैं, लोबेलिया इन्फ्लाटा में डिस्पनिया पढ़ेंगे तो आपको इपिकैक का रिलेशन मिलेगा। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आप रिलेट कर सकते हो एलन की नोट्स में इपिकैक से, जहां पर आपका दिमाग नहीं जाता है वहां के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो इंटरमिटेंट फीवर में आप दोगे, nausea in one or all stages will be present and will be
प्रोमिनेंट इन दिस। तो आज इपिकैकुआना के बारे में हमने इतना ही पढ़ा। अगर आपने आज से पहले इपिकैकुआना को सिर्फ नौजिया वॉमिटिंग के लिए सोचा था, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आप इपिकैकुआना को इससे ऊपर थोड़ा सोचना चालू करिए, क्योंकि इपिकैकुआना इज नॉट ओनली यूजफुल इन नौजिया और वॉमिटिंग। एंड अगर नौजिया वॉमिटिंग था भी, तो आप लोग उसको कैसे समझते थे, उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी कैसे बनी। अगर किसी भी चीज को, किसी भी दवाई को बसाना है ना दिल में, तो उसको सुपरफिशियली सिम्प्टोमेटोलॉजी याद मत करो, कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे वर्क करो। जब भी आप ये जान लोगे ना, अब क्या है, अब आपके लिए इपिकैकुआना बस एक है, न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व। न्यूमो से लंग्स के सिम्टम, गैस्ट्रिक से स्टमक के सिम्टम्स, इंटरमिटेंट फीवर, हैमरेजेस, इपिकैकुआना आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट संडे आई होप अगर मैं फ्री हुआ तो हम कोई और नई रेमेडी के साथ मिलेंगे। कोई डाउट हो इपिकैकुआना पढ़ना, अलग अलग किताबों से आप लोग किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई कुछ भी हो, आप ग्रुप्स पे भेज सकते हो, मेरे को डायरेक्ट आप भेज सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, जैसा आपका मन करे। आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। अगर आपको कुछ पीडीएफ चाहिए, या अगर ये मैंने जो आपको जर्नल्स बताया, अगर आपको उसका कुछ चाहिए आप वो मेरे से मांग लेना। बाकी आई होप आपको इपिकैकुआना थोड़ा डिटेल में आप समझ में आई होगी, और आपका दिमाग और भी रेमेडीज के लिए शायद ऐसा जाए जो कि आप छोटी समझते हैं, सिर्फ एक के लिए स्पेसिफिक समझते हैं, पर इट इज नॉट। होम्योपैथी इज वेरी वाइड। ठीक है, चलो, थैंक यू।